पाठ 7 समुद्र की गतियां। पृथ्वी और हमारा जीवन का ये 7वां पाठ है, समुद्र की गतियां। पृथ्वी पर लगभग 71% जल और 29% स्थल है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में जल की मात्रा ज्यादा है, जल अधिक भाग में पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों या नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता। कहने का मतलब यह है कि महासागर का जो जल है वो हमारे यूज में नहीं आ सकता, क्योंकि हम अपने यूज में मीठे जल का प्रयोग करते हैं, ना कि खारे जल का। शेष 3% जल, बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को देखिए। ये देखिए चित्र दिख रहा है बच्चों को। चित्र में आप ये देखिए, ये हमारे ग्लोब का मैप है। तो यहां पर आप देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा उत्तरी महाद्वीप अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये एशिया महाद्वीप, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीनलैंड है आपका। तो इसके अलावा भी आप देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर पूरा, ये प्रशांत महासागर, ये बीच में आपका हिंद महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर, और दुओं में आर्कटिक महासागर। और आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उड़ करके किनारे की ओर गति करती हैं। इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज और कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप से जाना जाता है। तरंगे, वेव्स। समुद्र में लहरों का जन्म कई कारण से होता है। आप में से समुद्र देखा होगा आप लोगों ने कि समुद्र में हमेशा लहरें आती रहती हैं। क्या कारण है उसका? परंतु समुद्र में लहरें आने का सबसे बड़ा कारण है पवन। पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लहरें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर हवाएं विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, जिसे तरंग कहा जाता है। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये लहरें उग्र या ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्री तूफानी लहरें ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली लहरों से जन धन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को चेतावनी देकर सतर्क किया जाता है। समुद्री तूफान से हानियां। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। इसी आधार पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि आपसी आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को हम लोग भाटा कहते हैं। बात समझ में आया कि जब सूर्य और चंद्रमा की सामूहिक शक्तियां लगती हैं, आकर्षण शक्ति, जिससे कि जल ऊपर उठ करके आगे बढ़ता है, उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब इसके विपरीत सागर जब पीछे की ओर लौटने की क्रिया को हम लोग भाटा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति पूर्णमासीय अमावस्या को
होती है। कहने का मतलब यह है पूर्णमासी और अमावस्या में दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर आते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वर आते हैं। यह प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ऐसा होता है। चित्र में देखिए, चित्र में देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। सूर्य, जब ये तीनों एक सीधे में आ जाते हैं तो इनकी आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का जल खिंच जाता है, जिससे कि दीर्घ ज्वर आता है। और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के आकर्षण बल को कम करते हैं, जिससे कि यहां पर जो है भाटा आता है, सबसे कम जो है। निम्न ज्वार आता है, कहता है निम्न ज्वार, जब सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार, जब ये दोनों 90 अंश डिग्री के कोण बनाते हैं तो दोनों एक दूसरे की आकर्षण शक्ति को कमजोर करते हैं, जिससे कि लो टाइड आता है, कहता है लो टाइड। और जब एक सीध में होते हैं तब हाई टाइड आता है। लाभ, ज्वार भाटा से क्या लाभ है? मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय पानी के तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों, पत्रों तक सुरक्षित आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिससे ज्वारी बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख पत्रों तक आ जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह पत्तन जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर करते हैं, उनमें से प्रमुख है गुजरात का कांदला। कौन है? गुजरात का कांदला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ऐसे ही बंदरगाह हैं जिन्हें ज्वार नद मुख पत्तन नद कहा जाता है। संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। इनकी स्थिति आप एटलस से जानें और पता करें कि किस देश में स्थित है। ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बाहर ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियां, घोंगे, मछलियां आज तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा, जापान में ज्वारी विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते हुए जल को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप धारण कर लेता है। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन बल, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण होती है। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराओं को दो प्रकार की होती हैं। पहला गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं उनका जल गर्म होता है, अतः उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। जो धाराएं ध्रुव क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उनके जल का तापक्रम कम होता है, उन्हें हम ठंडी धारा कहते हैं। मानचित्र में गर्म धारा लाल रंग से और ठंडी धारा नीले रंग से दिखाई गई। क्रियाकलाप, प्रशांत और महासागर की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाओ और मानचित्र पर इन धाराओं के ऊपर उंगली फेरकर इनकी स्थिति को जानने का प्रयास करिए। चित्र में जैसा बच्चों में दिखाई पड़ रहा है, ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री कह सकते हैं। 0 डिग्री रेखा के दोनों ओर ये उत्तर विषुवतीय रेखी धारा है और इधर दक्षिण विषुवतीय रेखी धारा है। उत्तर रेखीय विषुवत धारा जब ये ऐसे जाकर के और यहां से
फिनलैंड से घूम करके इधर की चली जाती है, तो ये क्यूरोसियो की धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूरोसियो की धारा। और यहीं से जो है एक धारा उत्तर यहाँ से अलास्का से वापस आती है, जिसे हम क्यूराल की धारा क्या कहते हैं, इसको क्यूराल की धारा। और यही क्यूरोसियो की धारा यहाँ जाकर के बन जाती है कैलिफोर्निया की धारा। अटलांटिक महासागर में देखिए ये उत्तर विश्वतीय की धारा यहाँ जाकर के और मैक्सिको द्वीप की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम होते हुए और ये यहाँ तक यूरोप के उत्तर तटीय पत्तन बंदरगाहों तक जाती है। एक लेब्राडोर की धारा यहाँ पर है। तो आइए इनको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। आगे चलकर के पछुआ हवाओं के कारण अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। मानचित्र पर इस धारा की स्थिति को जानिए। इस गर्म धारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में जमने नहीं पाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आयात के लिए खुले रहते हैं। लेब्राडोर की धारा, यह एक ठंडी धारा है। यह एक ठंडी धारा है। उत्तरी ध्रुव सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास से गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। यह कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे बहती है। इसे लेब्राडोर की धारा के नाम से जाना जाता है। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड आइसबर्ग न्यूफाउंडलैंड तक आते हैं। क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं? जब उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइंस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है, इसे क्यूरोसियो की धारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म धारा है। जापान तट के पास यह धारा पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम की धारा के समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, जहां इसे कैलिफोर्निया की भी धारा कहते हैं। कहने का मतलब यह है क्यूरोसियो की धारा और कैलिफोर्निया की धारा एक जैसी ही हैं, लेकिन ये जापान के तट पर क्यूरोसियो की धारा है और जब ये अमेरिका में पहुंच जाती है तो ये कैलिफोर्निया की धारा में तब्दील हो जाती है। क्यूराल की धारा, यह धारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। क्यूराल की धारा क्या करती है? आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी धारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर की धारा से की जा सकती है। लेब्राडोर की धारा और क्यूराल की धारा जब क्यूरोसियो की गर्म धारा से मिलती है तो वहां पर कोहरा पड़ता है, जो जलयानों के लिए क्षतिकारक होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें मिलती हैं, जिससे मछलियां खाती हैं। मतलब मछलियों के लिए तो बढ़िया है। जल धाराओं का तटीय क्षेत्र, जल धाराओं का तटीय क्षेत्र, समुद्री धाराओं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वहां के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव लाभप्रद और हानिप्रद दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा रोकती हैं। गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों से बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ फ्लैक्टन नामक घास उत्पन्न होती है। कौन सी? फ्लैक्टन नामक घास उत्पन्न होती है, जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। ठंडी धाराओं में बड़ी बड़ी हिमशालाएं बहती रहती हैं, जिससे टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे लेब्राडोर की धारा बहुत सारे शिलाखंडों को बहा लाती है। सुनामी या लहरें, महासागर जल में अन्य गति सुनामी लहरें हैं। सुनामी जापानी शब्द जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें, जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह तटीय भागों पर विनाश करती हैं। आपको याद होगा भारत के पूर्वी तट पर 2004 में आई सुनामी लहर से अत्यधिक क्षति हुई थी। इन्हें भी जानिए। समुद्र की तलहटी चपटी नहीं है। समुद्र की जो तलहटी है वो बिल्कुल चपटी नहीं है, काफी उबड़ खाबड़ है।
समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयां और विशाल मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान और महासागरी गर्त कहते हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार मिलते हैं, आकार प्रकार, जैसे कटक पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयां, मैदान आदि। पावनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल एवं विभिन्न जलाशयों, झीलों, नदियों में पाया जाता है। पृथ्वी पर चाहे जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों और समुद्र सतहों एवं भू सतहों या सतह के नीचे कभी रुका नहीं रहता। जल द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। महासागर का औसत खारापन 35% प्रति हजार होता है। तुर्की की वान झील विश्व की सबसे गहरी खारी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवो स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। शब्दावली। आइसबर्ग किसे कहते हैं? सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड आइसबर्ग कहलाता है। ज्वार भाटा समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना। महासागरी धाराएं महासागर की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाले जल की सरिताएं। इसी साथ बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है हमारा, तरंग कैसे बनती है? समुद्र में तरंग का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इसमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवने उसे विभिन्न स्थान से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, उन्हें ही तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं? सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार एवं सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे हटने को लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। महासागरी जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरी जल की गतियां इस प्रकार हैं, लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं और सुनामी। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। प्रशांत महासागर की प्रमुख 5 जल धाराएं हैं, क्यूराइल की धारा, क्यूरोसियो की धारा, उत्तर विश्वतीय रेखी धारा और दक्षिण विश्वतीय रेखी धारा और पीरू की धारा। अटलांटिक महासागर की प्रमुख 5 धाराओं के नाम लिखिए। तो लेब्राडोर की धारा, कतारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तर विश्वतीय रेखी धारा और ब्राजील की धारा। सुनामी क्या है तथा यह किस तरंग से किस प्रकार भिन्न है? सुनामी महासागरी जल की एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। जल की सतह से टकराकर उसमें पवने उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इन्हें तरंग कहते हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से उत्पन्न होती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। ज्वार तरंग और ज्वार भाटा में तरंग क्या है? समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं और तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। ज्वार भाटा समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार, गिरते जल को भाटा। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा, ये धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, इनका जल गर्म होता है। ठंडी जलधारा, ये धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, इनका जल ठंडा होता है। धारा और प्रवाह। धारा महासागरी जल का कम चौड़ा एवं तेज गति से बहने वाला रूप धारा कहलाता है। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रवाह महासागरी जल का एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। इसकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कारण बताइए। समुद्र का जल खारा होता है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान एक सीध में होते हैं।
जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ ज्वर आता है। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। क्यों? गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण नहीं, गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण। वो भी कौन सी गर्म जलधारा? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी गर्म जलधारा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वहां फ्लैक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन होती है। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पवन। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मीठे जल का संबंध महासागर, सागर, नदी। तो नदी का ऑप्शन क्या होगा? नदी। इसी के साथ बच्चों हमारा जो है पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।